वेलकम फ्रेंड्स, एबी एकेडमी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एसएम इस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ साथ इसका आंसर क्या है आप जान लीजिए। सो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन 2 का ये जो क्वेश्चन है हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। आज हम बी का कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। द ईआरपी सिस्टम इज लाइक ह्यूमन बॉडी वेयर देयर आर डिफरेंट units and each unit relates to other units. All the units must work in harmony with other units to generate the desired result. What are the important points for integration of models with the financial and accounting system? सो फ्रेंड्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स बताने हैं। किसके? इंटीग्रेशन ऑफ मॉडल्स विथ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम के कुछ मॉडल्स हैं और इम्पोर्टेंट्स हैं और उनको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सवाल हम देखते हैं कि आंसर क्या है। तो इसका ये आंसर है, द फॉलोइंग पॉइंट्स इम्पोर्टेंट ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मॉडल्स विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के कुछ मॉडल्स हैं और इम्पोर्टेंट्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत। तो फ्रेंड्स, पहला आएगा डेटा, मास्टर डेटा अक्रॉस ऑल मॉडल्स मोस्ट बी सम एंड मस्ट बी शेयर्ड विथ अदर मॉडल्स वेर एवर रिक्वायर्ड. Common transaction data must be shared with other models wherever required, and separate voucher type to be used for each model for easy identification of department recording. Fourth, figures and transaction may be follow across the development. For example, closing stock value is taken to trading account as well as balance sheet, and closing stock quantity is required by purchasing department, store department, accounting department, and production department. Similarly, salary figures are to be used human resource department and accounting department. सो फ्रेंड्स, जो भी हम डेटा सेव करते हैं फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम के तहत, सो वो डेटा इजीली हम शेयर कर सकते हैं। साथ साथ वो डेटा हम इंडिविजुअली भी सेपरेटली एक एक एंट्री पास कर सकते हैं। ओके, एक एक वाउचर भी पास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको एक ही फिगर मतलब एक ही ट्रांजेक्शन आपको बहुत जगह यूज़ हो सकता है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इन्होंने बताया। क्लोजिंग स्टॉक आपको बैलेंस शीट में भी दिखाई देगा, P&L में भी दिखाई देगा। वही क्लोजिंग स्टॉक आपको परचेसिंग डिपार्टमेंट दिखाई देगा, और साथ साथ आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी वो क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देगा। एक ही ट्रांजेक्शन होगा और वो बहुत बहुत ही ह्यूज, हम बहुत कह सकते हैं, बहुत टाइम एंड बहुत सिचुएशन के साथ वो यूज़ हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनता है कि मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर रहते हैं। एक ही एंट्री मारो और 4-5 जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये था उसका सवाल। क्वेश्चन 3 पर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 हम देखेंगे, फॉर डूइंग बिजनेस लॉजिकल एसेस लॉजिकल assess control play a critical role ensuring the access to system data program to safeguarding against authorized access. Towards this, explain logical access control and user access management control for technology exposure. हम पहला लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। लॉजिकल एक्सेस का मतलब ये है कि आपके पास कुछ डेटा है, मतलब डेटा का कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो आप अपने एम्प्लॉय को भी वो डेटा दिखना चाहिए, मतलब उसमें एक एक्सेस होता है, तो उसको आप
उस एम्प्लॉय को एक्सेस देंगे तो वो डेटा जो आप उसे भेजना चाहते हो, जो आप उसे दिखाना चाहते हो, वो भी उसे डेटा देखने को मिल सकता है और वो भी आइडेंटिफाई कर सकता है। दिस इज अ एक्सेस। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कैसे करते हैं तो हम देखेंगे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कैसे करते हैं। There are the controls relating to logical access to identify resource such as operating system control, application software, bounded controls, networking controls, access to data-based objective, encryption control. तो फ्रेंड्स लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को आप इतने इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ नेटवर्किंग कंट्रोल हो सकता है। ओके, इतने सारे से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इतने सारे फंक्शन से और डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब इतने सारे फंक्शन से आप लॉजिकल एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, मतलब एक ही जगह बैठकर आप ये सब कंट्रोल कर सकते हो। तो सेकंड क्या है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आर द सिस्टम बेस्ड mechanism used to designate who or what is to have access to a specific system resource and the type of transaction and functional that the permit. These controls are implemented to ensuring that access to system data and programs is restricted to authorized use to safeguarding information against unauthorized use, disclosed or modification, डैमेज और लॉसेस। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो भी एक्सेस आप किसी को दे रहे हो, आपके एथोराइज होना चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी ले सकता है एक्सेस, नहीं। जो यूज़र है, जो ओनर है, जिसके पास अथॉरिटी है देने की, पहले वो देना चाहिए। जो लेने वाला आपका एम्प्लॉय होना चाहिए, नहीं तो कोई भी, मतलब जिसे आप देना चाहते हो। ओके, आप अथॉरिटी रहोगे, आप ओनर रहोगे, आप यूज़र रहोगे, तो उसे आप दूसरों को दे सकते हो। ओके, अनअथोराइज्ड पर्सन इसे यूज़ कर नहीं सकता। जो भी डैमेजेस, कुछ भी डैमेजेस वो कर नहीं सकता। ओके, फिलहाल उसे आप एक्सेस भी दे चुके, वो भी उसमें कुछ डैमेज नहीं कर सकता। विथ एक्सेस रहने के बावजूद भी वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पढ़ सकता है, उसे एडिट नहीं कर सकता। ओके, हालांकि एडिट का ऑप्शन रहेगा तो एडिट कर सकता है। तो फिलहाल हम ऐसे मान के चलते हैं कि उसके पास एडिट का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जिसको हम एक्सेस देने वाले हैं। ओके, वो सिर्फ उसे पढ़ सकता है, व्यू कर सकता है, ओनली जस्ट ओनली व्यू, नो एनी एडिट of information of data-based system. तो थर्ड है, the key factors considered in designing logical access control include confidently and previously requirements, authorization, authentication, and indicate handling, reporting, and follow-up. Various prevention and detention, farewells, controlled security, application using training and tools, and monitoring compliance, restriction, testing and reporting. तो फ्रेंड्स इतना सब कुछ आप कर सकते हो। मतलब इतने की फैक्टर्स हैं जो कनेक्टिंग डिज़ाइनिंग लॉजिस्टिकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके, इतने कंट्रोल्स हैं। तो आप अथराइजेशन और इंडिकेटिंग हैंडलिंग, मतलब बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, तो उसकी फैक्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड सवाल देखने को मिलेगा, कंट्रोल्स फॉर टेक्नोलॉजी एक्सपोजर रिलेटिंग टू यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट, एक्सेस मैनेजमेंट। सो आपको एक्सेस मैनेजमेंट कैसा करना आता है। तो आपके पास एक्सेस तो आ गया,
आप एक्सेस को मैनेज कैसे करोगे, इसका सवाल उठता है। तो उसके लिए आपको पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, सम क्वेश्चन लाइक why and who is user generated access, has data owner approved the access, and has user accepted the responsibility easy to। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो भी यूज़र रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, ओके, मतलब आपके पास एक्सेस है, एक्सेस के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके, यूज़र रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपके पास वो एक्सेस आ सकता है। और आप डेटा बेस्ड जो भी जिनको भी आप एक्सेस देना चाहते हो, जिसको भी आप जो भी आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जो डेटा बेस्ड आप दूसरों को देना चाहते हो, वो तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके। सेकेंड, प्रिविलेज मैनेजमेंट। प्रिविलेज मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिविलेज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि विशेष अधिकार। प्रिविलेज मीन्स विशेष अधिकार है। एक्सेस प्रिविलेज आर टू बी aligned with the job requirements and responsibilities are to be mainly their job function. For example, an operator at the order contractor shall be direct access to order processing activity of the application system. Similarly, a business analyst could be generate the access of generate to the view the report, but not modify with this could be done by the developer, ओके। थर्ड हम देखते हैं यूज़र पासवर्ड मैनेजमेंट। जो भी आप मतलब जो भी एक्सेस का पासवर्ड होता है, जो यूज़र पासवर्ड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। पासवर्ड आर यूजुअली द डिफ़िकल्ट स्कैनिंग पॉइंट फॉर एक्सेस टू सिस्टम। Allocation, storage, revocation, reissue of password are password management function. Educating users is a critical component about password and management. Password and making the responsible for their password. जो भी यूज़र के पासवर्ड होते हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है, वो मतलब अलोकेशन, जब भी आप अलोकेशन करेंगे तभी वो पासवर्ड दूसरे के पास जा सकता है। वो पासवर्ड स्टोर भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पासवर्ड होंगे तो आपके पास वो स्टोर भी करने आएगा, ओके। रिवोकेशन भी कर सकते हैं, री इशू भी कर सकते हैं, री इशू ऑफ पासवर्ड, ओके। पासवर्ड को मैनेजमेंट करने का फंक्शन भी उसमें उस डेटाबेस में रहता है। रिव्यू ऑफ यूज़र एक्सेस राइट। A user needed for accessing information charges with the time and required a periodic review for access right to check nominee, okay, anomalies in the user's current job profile and the privilege generated earlier, okay। कुछ जो भी ओनर्स हैं, जो भी यूज़र्स हैं, एक्सेस फिर से जो भी एक्सेस जो है उसे रिव्यू कर सकते हैं, वो राइट आपके पास होता है, ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन बी देखते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग लैंग्वेज वाउचर इज एन एविडेंस फॉर ट्रांजेक्शन। हाउ डू यू इंटरप्टेड वाउचर व्हेन referred to a computer? Also explain any 3 types of vouchers, okay। वो कौन से 3 टाइप ऑफ वाउचर्स हैं देखेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज, ये जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज वाउचर के बारे में उन्होंने बताया है। वाउचर प्लेस वेयर अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इट इज अ डेटा इनपुट फ्रॉम इनपुटिंग ट्रांजेक्शन डेटा। पहला कॉन्ट्रा एंट्री है। बेसिकली आपको पता है कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है अपने ही बैंकों में 2 ट्रांजेक्शन कैश के रहना,
कैश और बैंक के रहना, कैश विथड्रॉल किया नहीं तो कैश डिपॉजिट किया नहीं तो कैश के ट्रांजेक्शन लोकेशन अनोदर है। ओके, आप कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं, वाउचर्स की, आप पेमेंट्स की एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट्स का एंट्री मतलब ये रहता है कि जो भी रिकॉर्ड आपने पेमेंट किया है, ओके, चाहे वो बैंक से पेमेंट किया हो या तो कैश में दिया हो, ओके, पेमेंट करना किसी का, सैलरी देना या रेंट देना, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, बहुत कुछ है, प्रोफेशनल फीस देना, ओके, ये सब पेमेंट्स में आते हैं। रिसिप्ट्स का मतलब क्या है? जो भी कैश और बैंक के थ्रू आपके पास पैसे आते हैं, रिसीव होते हैं, उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बैंक में कुछ पैसे आए नहीं तो आपके कैश में कुछ कैश इन हैंड में कुछ पैसे आए, दिस इज कॉल्ड एज रिसिप्ट। जेबी जनरल एंट्री जब पास करते हैं उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? जनरल एंट्री बेसिकली आपको डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेशन करते हैं, डेप्रिसिएशन में ना आपको पेमेंट्स की एंट्री करनी होती है ना आपको रिसिप्ट्स की एंट्री करनी होती है, तब उस समय आप जेबी पास करते हैं मैच होने के लिए। ओके, जनरल एंट्री, आप प्रोविजन पास करते हैं जनरल एंट्री के द्वारा। जब भी कोई मैच करना हो, ट्रांजेक्शन को मैच करना हो नहीं तो वो ट्रांजेक्शन पास करना हो, तो इजी वे में आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। जनरल एंट्री में बेसिकली डेबिट और क्रेडिट होते हैं, सिचुएशन के साथ वो डेबिट और क्रेडिट बदलते रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल, रियल और जो नॉमिनल, ओके, पर्सनल, ये जो 3 गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के, उसके यूज़ करके आप जेवी पास कर सकते हो। सेल्स आ गया, सेम टू सेम सेल्स, जो भी आप ट्रेड करते हो, ओके, रिकॉर्डिंग ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग, सेल्स, परचेस, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रेडिंग परचेस। क्रेडिट नोट जब पास करते हैं, क्रेडिट नोट सेल्स जब रिटर्न होता है तब क्रेडिट पास करते हैं, और डेबिट नोट जब परचेस रिटर्न होता है तब परचेस, उस समय हम डेबिट नोट पास करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेमोरेंडम का मतलब क्या है? मेमोरेंडम का मतलब नहीं, आपको मैं समझ रहा हूँ, मेमोरेंडम एंट्री का मतलब क्या है? मेमोरेंडम एंट्री का मतलब है, क्लियरली सिंपल भाषा में उसे हम सस्पेंस एंट्री कहते हैं। सस्पेंस एंट्री का मतलब यह है कि उस सस्पेंस एंट्री को पास करके आपके जो भी ट्रायल बैलेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, दिस इज अ मेमोरेंडम एंट्री, the recording of transaction which will be in the system but not affect the trial balance. In other words, memorandum voucher are used to record suspense पेमेंट। सस्पेंस जो होते हैं पेमेंट होते हैं, रिसिप्ट होते हैं, सेल्स, परचेस, कन्वेंसली एक्सपेंसेस, दिस इज ऑल इज ए मेमोरेंडम। तो क्वेश्चन चौथे की तरफ हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन चौथे में क्या है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन चौथा हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।